जब शोभा ने 7वें फेरे पर हाथ छोड़ दिया तो आसमान पर गड़गड़ाते बादलों की आवाज से ज्यादा तेज उसकी मां की चीख थी। ये कैसी शादी है और ये कौन सा राज है जो तुम्हें 7वें फेरे तक पहुंचाकर भी मुक्ति नहीं दे रहा? 7 साल पहले की वो रात अब भी शोभा की पलकों पर कांटे की तरह अटकी हुई थी, जहां रोशनी, सजावट और गुलाब की पंखुड़ियों से सजा मंडप किसी परिकथा का अंतिम पन्ना लग रहा था। वहीं मंडप के बाहर बस स्टॉप की टूटी बेंच पर बैठा एक भिखारी भीगा हुआ अपने कंधों पर शहर की थकान ढो रहा था। वही भिखारी था आदिर, जिसकी आंखें इस तरह चमकती थीं मानो उनमें चांद का टुकड़ा दबा हो, और जिसकी झुर्रियों में छिपा हुआ कोई ऐसा किस्सा था जिसे सुनने से सब डरते थे। उस रात जब शोभा ने उसे पहली बार रोटी देकर देखा तो उसे लगा जैसे किसी अनजान धागे ने उसके और आदिर के बीच एक बेमेल गठान बांध दी हो, एक ऐसी गठान जो हर कोशिश के बाद और उलझती जाती है। उधर शोभा की मां सुधा की दुनिया में रेखाएं बहुत सीधी थीं, शादी, शोहरत और शर्तें, और शोभा के पिता रघुवीर के माथे की सिलवटें हमेशा खर्च, रिश्ते और आबरू के जोड़ घटाव में उलझी रहतीं। उस रात 7वें फेरे के ठीक पहले जब पंडित ने सप्तपदी का अंतिम मंत्र पढ़ा ही था कि आंगन में एक बिजली सी कड़क के साथ किसी ने फेंक कर एक फटी हुई तस्वीर दहलीज पर गिरा दी। तस्वीर में शोभा 6 साल की थी और उसके पास एक दुबला सा बच्चा जिसकी आंखें आदिर जैसी थीं। पूरा मंडप सिहर गया। दूल्हे की मां के होठों पर तिरस्कार की हंसी थी, दूल्हे के चेहरे पर घृणा, और सुधा के भीतर पुरानी दबी हुई बेचैनियां उठ खड़ी हुईं। ये बच्चा कौन है? किसी ने फुसफुसाया। भिखारी के साथ आई है। यही तो वो है जो पिछले हफ्ते से गली गली घूमकर कह रहा था कि उसके पास शोभा के अतीत का सच है। आदिर ने आगे बढ़कर तस्वीर उठाई। उसके उंगलियों में कांपती हड्डियां जैसे ठंड नहीं, किसी पुराने अपराध की सजा भुगत रही थीं। उसने बस इतना कहा, सच को ताले में बंद करोगे तो चाबी हर दरवाजे के नीचे से रोशनी बनकर निकल जाएगी। और उस एक वाक्य में शोभा की सांस अटक गई, क्योंकि सच्चाई वही थी जिसे उसने अपने भीतर सालों पहले बंद किया था। 6 साल की उम्र में किसी भीड़ भाड़ वाले मेले में उसे एक आदमी ने उठा लिया था। बाद में शहर के एक पुराने महल नुमा घर में पहुंचा, जहां दीवारें दया नहीं सौदे करती थीं। वहीं धुएं और स्याह परछाइयों के बीच एक किशोर लड़का छुप छुप कर उसे पानी देता, अक्सर अपने हिस्से की रोटी बांट देता। वही आदिर। उस घर का मालिक अमीर था, मगर उसकी अमीरी महीन जाल की तरह थी जिसे पकड़ने पर उंगलियां कटती थीं। एक रात पुलिस छापा पड़ा, लोग भागे, और आदिर ने शोभा का हाथ पकड़कर एक टूटी खिड़की से बाहर धकेल दिया, खुद पीछे रह गया। अगले दिन अखबारों में एक लाइन की खबर थी, अवैध आश्रय गृह में छापा, कई बच्चे लापता। पर किसी ने उन बच्चों की कहानियों को नहीं ढूंढा। सालों बाद नानी के घर में पली बढ़ी शोभा ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, चेहरे पर मुस्कान की फोटोकॉपी चिपका ली, और उस रात, शादी की रात, उसे लगा था कि शायद अब सब शुरू से शुरू हो सकेगा। लेकिन तस्वीर गिरते ही दूल्हे की आवाज आई, ये कौन है जो तुम्हारी तरह दिखता है? शोभा ने तस्वीर को उलटते पलटते देखा। पीछे धुंधला सा लिखा था, अगर फेरे पूरे हुए तो मैं बोल दूंगा। मंडप में सरगोशियां तेज हो गईं। किसी ने पुलिस, किसी ने बदनामी, और किसी ने दहेज की बात दोहराई। सुधा ने अपनी बेटी का चेहरा थामा। अगर कोई सच्चाई है तो अभी बोल, वरना यह फेरा तुझे सारी उम्र बोझ लगेगा। और तभी आकाश चीरती हवा में पंडित का शंख बजा, अग्नि लहराई, और शोभा ने 7वें फेरे की चौखट पर अपना हाथ छोड़ दिया। उसके पांव पीछे हटे, घूंघट उठाया और कहा, अगर तुम्हें तस्वीर का सच चाहिए तो मेरे साथ चलो वहां जहां से मेरी सांसें शुरू हुई थीं। आदिर ने गर्दन झुका ली, पर उसकी आंखें पहली बार किसी उम्मीद से भीग गईं। कुछ मेहमान हंसे, कुछ ने पत्थर जैसे शब्द उछाले, भिखारी से क्या रिश्ता? और इस सवाल के भीतर शोभा ने अपनी सबसे पुरानी चीख सुनी। उसी क्षण उसने दूल्हे को, रिश्तेदारों को छोड़ आदिर के पास जाकर उसका हाथ थामा। कांपती उंगलियां, ठंडे नाखून, मगर हथेली में भरोसा। फिर उसने मां से कहा, या तो मेरे साथ चलकर सच देखो, या फिर मुझे आज ही इसी घड़ी उस सच के साथ स्वीकार करो। मां की आंखें भर आईं। क्या सच इतना काला है?
शोभा ने जवाब नहीं दिया, बस बाहर की तरफ बढ़ गई। रात की बारिश तेज हो चुकी थी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में हर गड्ढे का पानी किसी आंख की तरह चमक रहा था, और उसी चमक में शोभा ने 7 साल पुराने हर आंसू का नाम पढ़ लिया। आदिर ने अपने फटे कंबल को उसके सिर पर तान दिया, मानो किसी अदृश्य बारात का साया हो, और वे दोनों उस पुराने महल की तरफ चल पड़े जहां सच उनका इंतजार कर रहा था। और उनके पीछे मंडप में टूटती हंसी, बिखरती शिखाएं और बुझती जुल्फों की महक एक ऐसे अंत की शुरुआत लिख रही थी जिसे कोई समझना नहीं चाहता था। सुबह का उजाला किसी बूढ़ी आंख की तरह धीरे धीरे खुल रहा था जब शोभा और आदिर कीचड़ से सनी गलियों को पार करते हुए शहर के किनारे उस जर्जर हवेली तक पहुंचे जिसके लोहे के फाटक पर सरकारी सील लगी थी और जंग खाए ताले पर अब भी किसी भूली चीख का नाखून अटका था। फाटक के पास लगे नोटिस में मालिक रघुवीर एंड एसोसिएट्स का नाम पढ़कर शोभा के भीतर अचानक किसी खिड़की का शीशा चटक गया। रघुवीर, जो उसके पिता थे, कभी इस हवेली के मामलों में कानूनी सलाहकार थे, और यही वह धूसर जोड़ था जिसने उसकी मां को हमेशा रातों में करवटें बदलते देखा था। आदिर ने दीवार की दरारों पर हाथ फेरा, उस जगह को छुआ जहां से उसने शोभा को पहली बार बाहर निकाला था। कई बार मैं वापस आया, सोचा पूछूं कि क्या तुम खुश हो, पर तुम्हारे घर की देहरी पर मेरी गरीबी हर बार अड़ गई, उसने बुदबुदाया। तभी पीछे से पुलिस की जीप रुकी। इंस्पेक्टर शेखर उतरे। उनकी आंखों में अनथ की जांच पड़ताल का धैर्य था। उन्होंने शोभा को तसल्ली दी, इस केस की फाइल मैं संभाल रहा हूं, पर सच बोलोगी तो ही दरवाजा खुलेगा। और सच खुला उन धूल भरी फाइलों से जिनमें बच्चों के नाम, उम्र और जिम्मेदार संरक्षक के कॉलम में इधर उधर के हस्ताक्षर थे। एक नाम बार बार उभर रहा था, संदीप पराशर, जो शहर का रसूखदार व्यापारी था और जो सुधा की बहन के ससुराल का रिश्तेदार निकलता, यानी परिवार की शानो शौकत का एक स्तंभ। फाइल में एक और पर्ची थी, एक गवाह का बयान। लड़की को एक किशोर ने रात में भगाया, और उस पर्ची के नीचे किशोर की शक्ल का कोई नाम नहीं था। आदिर मुस्कुराया, कभी कभी नाम बच जाते हैं, चेहरे नहीं, और उसकी मुस्कान में वर्षों का सूखा घुल गया। शेखर ने कहा कि अगर शादी करनी ही है तो सच को सभ्यता के बीच लाना होगा। शोभा ने हामी भरी, मैं उसी के साथ फेरे लूंगी जिसने मुझे आग से निकाला, न कि उसी आग में धकेला। यह कहते हुए उसने अपनी मां को फोन लगाया। उधर सुधा ने बस इतना कहा, अगर सच तुम्हारी ढाल है तो मैं तुम्हारी बारात। और दोपहर तक वही टूटी सी हवेली गवाह बन गई एक अनोखी रस्म की, जहां कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ पुलिस वाले और कुछ पड़ोसी जो सुबह तक तमाशबीन थे, अब किसी नई कहानी के किरदार बन रहे थे। पंडित नहीं था, पर शेखर ने कानून की किताब में से स्पेशल मैरिज एक्ट का वह पृष्ठ खोला जहां बिना दिखावे के भी 2 लोग जीवन बांट सकते हैं। आदिर ने अपने फटे कंबल की जगह सफेद धुला हुआ कुर्ता पहना, जिसे शेखर की पत्नी ने भेजा था। शोभा ने शादी का लाल जोड़ा नहीं, बल्कि हल्की सी पीली साड़ी पहनी, जैसे सूरज की पहली किरण। जब गवाहों के सामने दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा तो हवेली की दीवारों में जमे सन्नाटे ने जैसे कराह कर कहा, अब इस घर को नया नाम दे दो। तभी अचानक भीड़ में से कोई गुर्राया, संदीप पराशर, अपने लोगों के साथ, ये तमाशा बंद करो, लड़की की इज्जत परिवार से है, किसी भिखारी से नहीं। उसके शब्दों में वही पुराना जहर था। शेखर ने दस्तावेज दिखाए और आरोपों की धारें उलटकर उसकी ओर मुड़ गईं। गैर कानूनी बच्चों के ट्रांसफर, नकली कागजात और खामोशी खरीदने के सबूत। भीड़ में खड़े कुछ लोग जो अब तक संदीप के डर से हाँ में हाँ मिलाते थे, अचानक उनके गालों पर शर्म की लालिमा उतर आई। और ठीक उस क्षण सुधा आ पहुंची। उसने संदीप का सामना करते हुए कहा, इज्जत बेटी के सत्य से है, तुम्हारे नोटों से नहीं। उसकी आवाज में मां का रोष भी था और स्त्री की दृढ़ता भी। रघुवीर, जो अब तक हर चीज को समझौते के तराजू पर तौलते आए थे, हिचकिचाते हुए आगे बढ़े और शेखर के सामने बयान दिया, मैंने कानूनी कागजों में सलाह दी थी, पर जो मेरे सामने अंधेरा था उसे मैंने रोशनी मान लिया। मेरी गलती है। यह स्वीकारोक्ति जैसे शोभा के भीतर जमे बर्फ पर धूप बनकर पड़ी। हस्ताक्षर हुए, शादी दर्ज हुई, और आदिर की आंखों में पहली बार आंसू नहीं, पानी की तरह साफ हंसी तैर गई।
पर कहानी ने सबसे बड़ा मोड़ तब लिया जब वही फटी तस्वीर जो रात को मंडप में गिरी थी शेखर ने सामने रखी। इस बच्चे का क्या? शोभा ने कांपती उंगलियों से तस्वीर सहलाई। ये मेरे भीतर का डर था, कोई बच्चा नहीं। जिस दिन उस घर से निकली उसी दिन मैंने ठान लिया था कि हर गुमशुदा नाम को ढूंढूंगी। और उसने बैग से एक फाइल निकाली जिसमें पिछले 2 साल से वह अनाथ आश्रमों में गए बच्चों के रजिस्टर, उनके स्कूलों की छोटे छोटे प्रमाण पत्र और 2 बच्चों की मुस्कुराती तस्वीरें रखे थीं। मैं मां बनना चाहती हूं, खून से नहीं, वचन से। यह कहते हुए उसने शेखर से 2 बच्चों, आरव और तुलिका, के संरक्षण की याचिका दायर करवाई। आदिर ने उसके निर्णय पर अपनी खुरदुरी उंगलियां रखीं, जैसे किसी फटी मिट्टी पर पहली बारिश। संदीप पराशर को पुलिस जीप में बैठाया जा रहा था और शहर की हवा में एक अजीब सी हल्की ठंडक उतर आई थी, भ्रमों के बुखार के बाद की सुकून भरी ठंडक। शाम तक हवेली के बाहर वही स्ट्रीट लाइट जल उठी जिसके नीचे आदिर सालों से अपनी रातें काटता आया था। आज वहां चूल्हे की सौंधी खुशबू थी, दाल छड़ी थी और 4 स्टील की थालियों में गर्म गर्म रोटियां। सुधा ने पहली रोटी शोभा की हथेली पर रखी, देर से। सही बेटा, आज तुम्हारी मां भी गवाह बनी है। रघुवीर ने झिझकते हुए पोती पोते के नाम की जगह आरव और तुलिका लिखकर दीवार पर चिपका दिया। पास ही गली के बच्चों ने कागज के फूलों से एक छोटा सा तोरण बांध दिया। दीदी, आज आपके घर में दिवाली है। और सचमुच उस रात न पटाखों की आवाज थी न किसी शोर की, बस 2 दिलों का अनसुना संगीत और 2 बच्चों की खिलखिलाहट। देर रात जब सब सो गए, शोभा और आदिर हवेली की सीढ़ियों पर बैठकर चांद देखते रहे। शोभा ने कहा, मैंने 7वां फेरा कल नहीं, आज यहां पूरा किया है, अंधेरे से उजाले की कसम लेकर। आदिर ने धीमे से जवाब दिया, और मैंने अपनी भीख उसी पल छोड़ दी जब तुम्हारे हाथ ने मेरे हाथ को अपनी इज्जत दे दी। उन्होंने तय किया कि इस हवेली को 7वां घर नाम देंगे, एक ऐसा आश्रय जहां हर गुमशुदा नाम को घर मिलेगा। अगले हफ्तों में शहर ने देख लिया कि भिखारी कहलाने वाला आदमी जब एक बच्ची को पढ़ना सिखाता है तो उसके सुराखदार कंबल से भी रोशनी झरती है, और खूबसूरत कही जाने वाली लड़की जब अदालत में गवाही देती है तो उसकी सुंदरता आईने में नहीं, आवाज में मापी जाती है। महीनों बाद जब आरव ने पहली बार मां कहा और तुलिका ने स्केचबुक में पीले रंग से एक बड़ा सा सूरज बनाया, तो शोभा ने महसूस किया कि जीवन में कुछ फेरों को कागज पर नहीं, आत्मा पर लिखा जाता है। और सच कहें तो उनकी शादी की असली रस्म उसी दिन पूरी हुई, जब शहर के सबसे व्यस्त चौक पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा, 7वां घर जो खो गए हैं वे यहां मिलते हैं, और उसके नीचे पतला सा हस्ताक्षर, शोभा आदिर। वहां से गुजरता हर आदमी जरा सा ठहरता, जैसे अपनी ही कहानी का कोई पन्ना अचानक हवा में खुल गया हो। और शोभा मन ही मन जानती रही कि अगर उस रात उसने 7वां फेरा छोड़ न दिया होता तो शायद वह हमेशा वही पुरानी तस्वीर बनी रहती, एक फ्रेम में कैद, किसी और के बनाए नियमों से सजाई। अब वह खुद अपनी तस्वीर बनाती थी, जिसमें रंग, कैनवास और दायरा सब उसका अपना था। और उसके साथ खड़ा था आदिर, जिसके पास भले दामन में सिक्के न हों, पर आत्मा में इतने सितारे थे कि हर अनाथ रात को दिशा मिल जाए।